हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में तुम्हें पता होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगी। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या करता है? जब भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, ठीक है, जैसे दो सरफेसेस के बीच में, जैसे ये मेरा हाथ है और इसके ऊपर मैं इस हाथ को ऐसे चला रहा हूँ, तो दो सरफेस के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन, मतलब एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरी सरफेस मूव हो रही है, ठीक है। तो इस मोशन को क्या करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है। इस मोशन को क्या करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है। तो यहाँ पर जो ये मेरे हाथ को जो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। और फ्रिक्शन अगर मैं ऐसे कंटिन्यूसली मेरे हाथ को ऐसे ऐसे मूव करते जाऊंगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है, तो वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हैं, सर्दी में तो हमारे हाथ क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो ऐसा फ्रिक्शन में सभी सभी जगह होता है, जहां पर भी फ्रिक्शन लगता है तो वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसको एनर्जी लॉस भी बोल सकते हैं एक तरह से। जैसे जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, जब भी वो रोटेट होते हैं, कुछ भी होता है, पंखा घूम रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है? वो गर्म हो जाती है सब चीजें, जहां पर भी रोटेशन वगैरह जो भी होता है सरफेसेस के बीच में। तो फ्रिक्शन के ऊपर फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। फोर्स वो क्या करेगा? फोर्स दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रही है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और जरूरी नहीं रिलेटिव मोशन हो रही है तभी फ्रिक्शन लगेगा, पर जहां पर टेंडेंसी भी हुई, मतलब मोशन होना चाह रही है, वहां पर भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। मतलब टेंडेंसी स्लिप होना चाह रहा है, स्लाइड होना चाह रहा है, हो नहीं पा रहा, तो अभी भी फ्रिक्शन लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर भी टेंडेंसी होती है या रिलेटिव मोशन हो रही है, ठीक है। रिलेटिव मोशन एक्चुअल में हो रही है और या फिर रिलेटिव मोशन होने वाली, अभी हो नहीं रही है, होने वाली, वहां पर भी फ्रिक्शन लगता है। तो इसको हम फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे इसे फ्रिक्शन को? फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या? फ्रिक्शन इज अ फोर्स which resist या opposes, which resists the relative motion or tendency of relative motion between two surfaces। तो क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, या फिर जहां पे टेंडेंसी होगी वहां पर रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब टेंडेंसी से मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन समझ में आ रहा है, स्लाइड हो रहा है। टेंडेंसी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को मेरे हाथ पे रख दिया ऐसे करके, ठीक है। अब एक चींटी, इंसेक्ट, कुछ भी मान लो, छोटा सा कीड़ा, तो चींटी है, चींटी ने इस पे लगाया ऐसे फोर्स इधर से, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रही है, तो क्या इसको किसका पाएगी? एक चींटी जो है वो इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो वो किसके का ये आगे जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? सिंपल नॉर्मल डेली लाइफ की बात है। इतना बड़ा ये मार्कर है, इसको एक चींटी किसका सकती है? ये रखा हुआ है, तो आंसर है नो, नहीं किसका सकती। क्यों? देखो इसको रीजन ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा मार्कर टाइप हो गया, कुछ भी, इस पे एक चींटी ने फोर्स लगाया, बहुत थोड़ा सा फोर्स, सपोज 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो नहीं खिसक रहा मार्कर, नहीं हिल रहा अपनी जगह से, उसी की उसी जगह। अब हमने क्या पढ़ा है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मूव होना चाहिए, ठीक है। अगर मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, ये मार्कर मूव नहीं हो रहा, यहाँ पर तो चींटी 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो मार्कर मूव नहीं हुआ। इसका मतलब ये फोर्स जो है, जो इस पर अप्लाई हो रहा है, ये किसी फोर्स से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस मोशन को इधर स्लिप होना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है, तो उसको जाने नहीं दे रहा, कौन नहीं जाने दे रहा? यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा है F, उसकी वैल्यू भी क्या है? 1 न्यूटन के इक्वल है। तो देखो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो 1 न्यूटन की हो जाएगा कैंसिल, और ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लो दो चींटी रहती है, दूसरी चींटी इक्वल आ गई, वो भी इसमें फोर्स अप्लाई कर रही है, 2 न्यूटन का फोर्स आ गया, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा, मतलब फ्रिक्शन भी क्या होगा? 2 न्यूटन का। तो
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मूव नहीं कर रहा, स्लाइड नहीं कर रहा, फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो चाहो तो, जैसे एक बहुत भारी सी टेबल है, सीटी की बता देते हैं, भारी सी टेबल के एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी है बहुत हैवी है वो, और तुम उसको पुश करना चाह रहे हो, तुम पूरी ताकत से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पर वो मूव नहीं हो रही, ठीक है, वो मूव नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, जब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो सफिशिएंट फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे। वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, तुम्हारे फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और वो बैलेंस की वजह से वो टेबल मूव नहीं हो रही, ठीक है। तो जहां पर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या है, फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, तुम्हारे फोर्स को अपोज कर रहा है, उसको स्लाइड नहीं करने दे रहा। तो टेंडेंसी भी जहां पर होती है रिलेटिव मोशन की, वहां पर भी फ्रिक्शन लगता है, और जहां पर एक्चुअल में स्लाइड हो रहा है वहां पर भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो रेस्ट में रखा हुआ है तब भी फ्रिक्शन लग रहा है, और स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, तब भी फ्रिक्शन लग रहा है। इस तरह से फ्रिक्शन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो कैसे, दो पार्ट्स में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं फ्रिक्शन को। सिंपल डेफिनेशन टाइप हो गई इसकी, इसको ध्यान रख सकते हो आप। तो देखो फ्रिक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होती तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब मोशन नहीं हो रही, स्लाइड नहीं कर रहा है, होने वाला है पर हो नहीं रहा है, ठीक है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, ये सरफेसेस इन कांटेक्ट, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हो तो। इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइड हो रहा होगा, एक्चुअल में स्लाइड हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को भी। एक तो क्या है, तुम टेबल को खिसका रहे हो, ठीक है, हैवी टेबल है, इसको खिसका रहे हो, और उसको खिसका रहे हो तो तुम्हें बहुत जगह फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, 3-4 जनों को बुलाना पड़ेगा उसको खिसकाने के लिए, ठीक है। तो स्लाइड हो रही है एक तरह से, उसमें खींच, जैसे किसी टेबल को पकड़ के खींच रहे हो, चेयर को पकड़ के खींच रहे हो, सोफा को सरका रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो, इधर मूव कर रहे हो उसको, तो वहां पर वो क्या कहता है, उसके ऊपर स्लाइड हो जाता है, पूरी बॉडी कांटेक्ट में होती है, ठीक है। तो वहां पर जो फ्रिक्शन होता है उसको नॉर्मली स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अब क्या किया, अब मान लो उसी टेबल के नीचे तुमने क्या किया, व्हील लगवा लिए छोटे छोटे से, उसी टेबल के नीचे ये व्हील लगवा लिए, ये टेबल है, इसमें व्हील वाली टेबल है, उतनी हैवी है पर उसके नीचे व्हील्स लगे हुए, व्हील्स लगे हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इजी होता है। जैसे किसी चेयर के नीचे व्हील लगे हुए हैं तो उसको हम आसानी से खिसका सकते हैं, हैवी चेयर होगी, और किसी के नीचे व्हील्स नहीं है तो उसको आसानी से नहीं खिसका पाएंगे। तो व्हील्स है तो व्हील्स ऐसे घूमते हैं, तो वहां पर जो फ्रिक्शन होता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो रोलिंग फ्रिक्शन को। तो अभी तो ऐसे ही हम पार्ट्स में डिवाइड करने को कौन सा, एक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी रिलेटिव मोशन। बिटवीन सर्फेसेस, यहाँ सर्फेसेस की जो रिलेटिव मोशन होगी यहाँ पर नहीं होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन होगा, ठीक है। फिर इनको पढ़ते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और इससे पहले हम लिख लेते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन एक्चुअल में हो क्यों रहा है, क्यों है, उसको भी देख लेते हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहले क्या कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, एक मॉडर्न व्यू बताएंगे, क्लासिकल व्यू बताएंगे। तो जो पुराना व्यू है, पुराना व्यू क्या था, पुराना व्यू दो रफ सरफेसेस, ठीक है, एक रफ सरफेस है उसके ऊपर दूसरी रफ सरफेस है, जब उसको एक रफ सरफेस के ऊपर दूसरी रफ सरफेस को मूव करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन होता है। तो उसका रीजन क्या दिया कि जैसे दो रफ सरफेस है तो उनको बिल्कुल क्लोज से देख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा क्लोज से देख रहे हैं तो उनकी सरफेस एकदम प्लेन नहीं होती, ऐसे होती है,
ये इस तरह से ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरी रफ सरफेस को रखेंगे तो दूसरी रफ सरफेस ऐसे हो जाएगी, एक रफ सरफेस तो ये हो गई, एक रफ सरफेस ये हो गई, ठीक है। तो इस सरफेस को जब इसके ऊपर मूव करेंगे तो इनके पार्ट्स के बीच में क्या होगा, इस वाले सरफेस का ये वाला पोर्शन जो है इस वाले सरफेस के इस वाले पोर्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। जब इसके ऊपर स्लाइड होनी चाहिए तो ये वाला पोर्शन, ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ये इस नीचे दबे हुए पार्ट को क्या करेगा, अपोज करेगा, मूव करने से अपोज करेगा। तो इनके बीच में क्या होती है, यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेसेस। तो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होगी तो उसकी वजह से क्या, फ्रिक्शन आएगा, अपोज करेगा मोशन को। तो ऐसा पहले कंसीडर करेगा। इसका एक्चुअल रीजन क्या है, इसका मॉडर्न व्यू क्या है, जो अब जो मानते हैं वो है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सरफेसेस। कॉज ऑफ फ्रिक्शन है इंटर molecular forces between surfaces, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सरफेसेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेगा तो दो, यहां पर दो सरफेस होती है, एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये। तो इस वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स और इस वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, यानी यहां पर अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। इसके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से क्या होता है, जब ये इसके ऊपर ये स्लाइड करना चाहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, इस स्लाइडिंग को, इस रिलेटिव मोशन क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। जैसे दो मैग्नेट है सिंपल, ठीक है, नॉर्थ साउथ को तुमने चिपका दिए, अब उनको तुम ऐसे स्लाइड करना चाहो तो इजीली स्लाइड नहीं कर पाओगे उनको, क्यों, क्योंकि वहां पर वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेट्स के। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये इसको क्या करेगा, मूव नहीं करने देगा, अपोज करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन आ रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो नॉर्मली दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक कोहेसिव फोर्स होता है और एक एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव जो होता है फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप की मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, स्टील का मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो कोहेसिव होता है, ठीक। दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव हो जाएगा। एडहेसिव तुमने नाम भी सुन रखा होगा, जैसे तुम फेविकोल वगैरह, फेविक या कोई भी ग्लू वगैरह कुछ भी लाते हो तो उस पर एडहेसिव नेचर होता है उसका, वो किसी भी सरफेस के साथ चिपक सकती है, ठीक है। एक फ्रिक्शन का सबसे सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये मार्कर मैं चला रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर इस बोर्ड की जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है ऊपर, इस मार्कर के इनके जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनके बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स लग रहा है, उस एडहेसिव फोर्स की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, मतलब फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसका ट्राई कर सकते, जैसे एकदम कांच एकदम प्लेन का, उसके ऊपर पेन चलाने का ट्राई करो, ठीक है, पेंसिल चलाने का ट्राई करो तो वहाँ पर वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। किसी बटर पेपर वगैरह किसी के ऊपर इसको तेल वगैरह किसी में भिगो दिया, उसके ऊपर पेन चलाने का ट्राई करो तो वो नहीं चलेगा। जैसे इसके ऊपर मैं ऑयल वगैरह कुछ डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ तो फिर वो मार्कर भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, एडहेसिवनेस नहीं होगी, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो तुम कॉपी पेन से जब लिखते हो तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन होता है, अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स लग रहा है, उस एडहेसिव फोर्स की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है और तुम लिख पा रहे हो, वहाँ पे अट्रैक्शन। अगर नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ये फ्रिक्शन का रीजन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनकी वजह से फ्रिक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या करता है, वो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो
अपोज करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी जैसे ओल्ड वेल्डिंग होती है। ओल्ड वेल्डिंग में बोलता है when two highly polished surfaces two highly polished surfaces came in contact, then attraction, molecular attraction between them is most. Okay, it is called cold welding. तो हाईली सरफेस जो मेटल सरफेस उसको एकदम पॉलिश कर दे, एकदम चिकना बना दे तुमने दूसरी को भी, और उनको कांटेक्ट में लाए तो वहीं पर वो चिपक जाएगी, वहीं पर क्या होगी, वो चिपक जाएगी। तो इसको हम कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, जब हाईली पॉलिश करते हैं, अगर पॉलिश नहीं किया है ऊपर का तो क्या होता है, उनके बीच में गैप्स होते हैं, सरफेसेस के बीच में पास से देखो जैसे थोड़े बहुत गैप होंगे। ठीक है, दूसरी सरफेस को इसके ऊपर रखेंगे तो ये इस तरह से उसमें कुछ ना कुछ गैप होंगे, तो पूरी तरह से वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे, मॉलिक्यूल्स अच्छे से टच नहीं होंगे, तो वहां पर तो अट्रैक्शन फोर्स को थोड़ा कम लगेगा। और हाईली पॉलिश अगर कर दूंगा मैं, एकदम प्लेन कर दूंगा सरफेस को ऐसे, तो जब दोनों कांटेक्ट में लाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जाएंगे, तो वहां पर जो अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा लगेगा, तो वो फ्रिक्शन की वजह से होगा, उसको कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको चाहो तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे घर पर अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आइस लेना, ठीक है, फ्रिज से निकाल के आइस क्यूब्स, दो आइस क्यूब्स को ऐसे रखना और थोड़ा सा करना चाहिए, या फिर ऐसे थोड़ा सा चिपका देना दीवार में, तो दोनों चिपक जाएगी, आइस क्यूब जो होगी आपस में चिपक जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि जो आइस होती है वो भी एकदम प्लेन होती है, उसकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है ना। दूसरी आइस क्यूब की भी ऐसे ही होगी, जब उसको ऐसे तुम पास में लाओगे बिल्कुल ऐसे रखोगे तो चिपक जाएगी वो। कभी कभी तुम्हारे हाथ की भी चिपक जाती होगी, तो निकालते हुए आइस क्यूब हल्की सी चिपकती होगी, तो उसको तुम चाहो तो ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि वो कोल्ड वेल्डिंग की तरह है। ठीक है, वैसे मेटल में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, मेटल को पॉलिश करके वहां पर एक्सप्लेन करते हैं मेटल के केस में। तो ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया हमारा। ठीक है, इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, कॉज ऑफ फ्रिक्शन वो किसकी वजह से हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, between relative motion there is no relative motion between two surfaces in contact। ठीक है, external force is applied on one of the surface। जब फोर्स अप्लाई कर रहा है ना एक्सटर्नल, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, वहां पर जो फ्रिक्शन है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। कैसे, वही वाला एग्जांपल स्टार्टिंग में हमने दिया था, जैसे वही हमारे पास कोई मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें तुम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो, जैसे 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया इसके ऊपर, मूव नहीं कर रहा, मतलब ये बैलेंस हो रहा है किससे, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है यहाँ पर,
1 न्यूटन का। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू है 1 न्यूटन यहाँ पर, ठीक है। अब तूने दो चींटी आकर से फोर्स लगा दी, दो चींटी के फोर्स लगा दी, फिर भी मूव नहीं कर रहा, फिर भी मूव नहीं कर रहा, मतलब फ्रिक्शन कितना हो गया 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स ने 2 न्यूटन किया, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके वो भी कितना हो गया 2 न्यूटन का। अब सपोज 5 चींटियां उस पर फोर्स लगा रही और फिर भी वो मारकर मूव नहीं कर रहा, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा, फिर भी मारकर ने मूव नहीं किया, मतलब फ्रिक्शन भी कितना हो गया 5 न्यूटन का। तो जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स करता जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस हो रहा है किससे, फ्रिक्शन से। तो ये सेल्फ अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है। F का वैल्यू 5, मान लो 10 चींटियां आ गई, फिर भी मूव नहीं कर रहा, मतलब फ्रिक्शन भी कितना हो गया 10 न्यूटन का। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही क्या होता जाएगा, फ्रिक्शन आता जाएगा। जितना फोर्स अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो मैं से बोल सकता हूँ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतना ही क्या होगा उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मोशन नहीं हो रही है, अगर मोशन हो रही होगी तब फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स से इक्वल होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कहाँ तक होगा, मतलब हम तो फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब मान लो, अब जैसे ही मैंने 10 से 11 चींटी हो गई, मतलब 11 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 11 न्यूटन का जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, अब ये स्लाइड होने लग गया, ठीक है। अब ये स्लाइड होने लग गया और ये इसको ज्यादा उतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाया, मैक्सिमम इतना ही इसने इसको खुद को एडजस्ट किया। तो जैसे मैं 11 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, ये स्लाइड होने लग जाता है, स्लाइड होने लग जाता है, मतलब फ्रिक्शन अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी भी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सर्टेन ऑब्जेक्ट है, सर्टेन साइज का ऑब्जेक्ट है, सर्टेन मास का ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस सरफेस के लिए उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी। मतलब तुम तो फोर्स अप्लाई करते रहे, मूव करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। एक सर्टेन फोर्स के बाद क्या होगा, मूव करने लग जाएगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की एक सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू होती है, उस लिमिटिंग वैल्यू को, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह हम लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, पर ये मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू maximum value or limiting value of static friction is called limiting friction. The maximum value of limiting value of static friction is called limiting friction, ठीक है। After external force is greater than limiting friction, object begins to slide over surface। मतलब अगर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया
तो अब ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्लाइड करने लग जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये एक सर्टेन सरफेस या सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए जो होती है फिक्स होती है, ठीक है। और ये डिपेंड करती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है, एक्सपेरिमेंटली जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, फिर बताते हैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, डायग्राम से समझेंगे उसको। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional normal reaction, proportional normal reaction। इसको ऐसे लिख देंगे, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ ऐसे शो कर रहा हूं मैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉर्मल रिएक्शन के। और ये प्रोपोर्शनल के साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं यहाँ पर, उसको म्यूएस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये म्यूएस जो होता है इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसकी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन लेंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे, इसकी वैल्यू जनरली लेस देन 1 होती है। तो म्यूएस जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन देखिए क्या होता है, जैसे कोई सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन सरफेस होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, इसका मास है m, ठीक है। तो नीचे ये लगाएगा, इस पे सरफेस पे mg फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा mg फोर्स, इस सरफेस पे mg फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस से फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस से फोर्स लगाया, उतना सरफेस पे इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ये सरफेस पे फोर्स लगाएगी, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वैसे लगेगा, यहाँ से ऐसे। और ये इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो किसी पर्टिकुलर सर्टेन एंगल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिंपल mg लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा। नॉर्मल रिएक्शन मतलब हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। दूसरा लेते हैं क्या, हम इंक्लाइन सरफेस समझते हैं, इंक्लाइन सरफेस पे कैसे नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये हो गई हमारी इंक्लाइन सरफेस, ऐसे ये कोई भी एंगल हो गया थीटा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा m मास, ठीक है। तो mg लगता है इस तरह से, उस mg के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक तो इधर आता है mg sin थीटा, ये बता चुका हूं मैं, और एक परपेंडिकुलर इधर आता है mg cos थीटा। तो एक mg sin थीटा इधर होता है, एक mg cos थीटा इस तरफ होता है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, ये सरफेस इसकी परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा। अब मान लो कोई फोर्स नहीं लगा, सिर्फ यही फोर्सेस है, यही फोर्स है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होती, मोशन इस डायरेक्शन में होती है, ऐसे कोई मोशन नहीं होती, ऐसे कोई मोशन नहीं होती। इसका मतलब ये और ये दोनों, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब m किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा इस वाले डायग्राम के अंदर। अगर हम कोई और फोर्सेस नहीं लगा रहे, कोई अगर एंगल पे किसी तरह से फोर्स लगता है तब फिर वो वैल्यू अलग हो सकती है, पर अभी फिलहाल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन यही रहेगा mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब रिएक्शन फोर्स होगा, सरफेस जो लगाएगी ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिख लेंगे, ठीक है। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो किसी भी टाइप का फ्रिक्शन हो, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये सबसे बड़ा वैल्यू। इससे ज्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगा, ठीक है। और स्लाइड करने लग जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको भी देख लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को।
काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होगा व्हेन देयर इज relative motion between two surfaces in contact, then friction is called kinetic friction. तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो, एक्सपेरिमेंटली काइनेटिक फ्रिक्शन में जो होता है फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंट काइनेटिक फ्रिक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ऐसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F के प्रोपोर्शनल टू n। और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हो तो कांस्टेंट लगाते हो, कांस्टेंट थोड़ा सा अलग होता है म्यू के, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो म्यू के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये इसकी वैल्यू जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन वही जो पहले हमने सीखा था। ठीक है, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा था m की वैल्यू mg के इक्वल, इंक्लाइन पे रखा हुआ था m की वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो जाएगा, बस चेंज क्या है, यहाँ पर म्यू एस था, यहाँ म्यू के। ठीक है, दोनों में रिलेशन होता है क्या, म्यू एस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। इस तरह से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इससे काइनेटिक फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, तुम एक्सपेरिमेंटली भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटली कैसे करोगे, वही हैवी टेबल वाला एग्जांपल लेते हैं, या कोई कार को धक्का मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब तो उसमें क्या है, जब तुम जैसे ही उसको स्टार्ट कर रहे हो, मतलब उसको मूव करने को स्टार्ट कर दो, या कार जो है उसको पुश कर रहे हो, तो उसको जस्ट स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स। पर एक बार जब वो मोशन में आ गई, टेबल स्लाइड होने लग गई या कार मोशन में आ गई, तो एक बार जब वो मोशन में आ जाएगी फिर तुम्हें उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, रिलेटिवली थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग मतलब जब तुम्हें उसको जस्ट मूव करवाना है, वैसे मूव करवाना है तुम्हें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और मोशन में जाती है तो फिर कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जस्ट स्टार्ट करने के लिए तुम्हें किसको ओवरकम करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। तो तुम इसको ओवरकम करोगे तभी तुम उसको मूव कर पाओगे। फिर एक बार जब मूव होने लग गई, स्लाइड होने लग गई, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, तो उतना फोर्स तुम्हें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा इस केस में। तो ये हमारा रिलेटिव लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन हो गया। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ध्यान देना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, पर ये मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लिमिटिंग केस में इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में ग्राफ बना सकते हैं, कैसे समझने के लिए, इधर तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स E x t फॉर एक्सटर्नल, और इधर आ गया हमारा F4 फ्रिक्शन, स्मॉल f मतलब फ्रिक्शन। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब फोर्स नहीं लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स नहीं लगा तो मूव होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी टाइप की कुछ भी नहीं होगा, तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो फ्रिक्शन भी नहीं लगता। ठीक है, तो उसके बाद इसके बताया हमने कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो इसकी और इसकी वैल्यू से हम तो ग्राफ बनाएंगे, तो ये 45 डिग्री वाली लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी भी है, आती जाएगी कहाँ तक, एक सर्टेन वैल्यू तक। कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है तो यहाँ पर तो ये चल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, और उससे ज्यादा अब अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दी, एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाने के क्या मिलेगा, यहाँ तक स्लाइड नहीं कर रहा है, यहाँ तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, और फिर जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाया, और बढ़ाते क्या हो जाएगा, वो स्लाइड करने लग जाएगा, और स्लाइड करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, तो ये ग्राफ ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है, और फिर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन देगी, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये तो है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिर तुम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दो, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, म्यू के एम तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया जो सरफेस लगाएगी, और ये जो म्यू के और म्यू एस जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इस सरफेसेस की नेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेसेस हैं तो स्मूथ सरफेसेस पर इनकी वैल्यू बहुत कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, और अगर रफ सरफेसेस है, ठीक है, खुरदरी सरफेसेस है, तो उनके लिए इनकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा, और स्मूथ सरफेसेस है तो उनके लिए इनकी वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो ऐसा बता सकते हैं कि ये जो डिपेंड करेंगे ये दोनों सरफेसेस की नेचर पर डिपेंड करेगा, और ये ऑब्जेक्ट किस तरह से रखा हुआ है, कितना मास है, क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद कुछ टर्म्स है, जैसे एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो उसको भी देख लेते हैं इस टर्म को। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है जैसे मान लो ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर हम इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स से क्या है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, स्लाइड होने ही वाला है, तो जब स्लाइड होने वाला होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में FL, ठीक है, और इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा M, इसका मास M मान लो, इधर लग रहा होगा mg। अब यहाँ पर जो ये नीचे वाले जो सरफेस है, नीचे वाली सरफेस इस वाले ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगा रही है, कौन कौन से पहचानो, ये जो नीचे वाली जो सरफेस है जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लगा रही है, एक तो है नॉर्मल रिएक्शन और एक कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। तो ये दोनों फोर्स ये नीचे वाली सरफेस अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो नीचे वाली सरफेस ये और ये फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इन दोनों कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है, उसको पैरेललोग्राम लोग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके पैरेलल, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया इधर, ये रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को लिख देंगे FR। फिर रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इनके बीच में ये वाला एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा से इसको डिनोट कर सकते हो, तो थीटा से भी कर सकते हो, अगर लैम्डा से कर दिया तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, द एंगल बिटवीन resultant of normal reaction and limiting friction, resultant of normal reaction, limiting friction and normal reaction is called angle of friction। तो ये एंगल होगा, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं कैसे, कोई tan थीटा से या tan लैम्डा, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan लैम्डा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये जो ट्रायंगल ऐसे बनता है,
तो ट्राइंगल देख लो ये से बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, FL के इक्वल, और बेस किसके इक्वल, n के इक्वल। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब FL अपॉन n, tan लैम्डा इक्वल्स टू FL की वैल्यू म्यू एस n होता है अपॉन n और n कैंसिल, tan लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एस के इक्वल। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, म्यू एस डायरेक्टली नहीं देता, क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी म्यू एस डायरेक्टली नहीं देगा, कोएफिशिएंट तो स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मान लो तुमने दे दिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 30 डिग्री, तो तुम यहाँ पे 30 डिग्री पुट करोगे तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 1/√3, मतलब वहां पर जो म्यू एस की जो वैल्यू है वो होगी 1/√3। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देके भी म्यू एस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है तुम्हें। इसके अलावा इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं, देखो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, तो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ये परपेंडिकुलर फोर्स दिख रहे होंगे तुम्हें, दो परपेंडिकुलर फोर्स है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है, उनका रिजल्टेंट आ रहा है, तो रिजल्टेंट को लिखेंगे FR इक्वल्स टू रूट ओवर FL स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। FL को लिख सकते हैं क्या, म्यू एस n उसका स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर यहाँ पर n को बाहर ले लेंगे, ये रहेगा म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू अगर बोलना चाहे तो मिनिमम वैल्यू में क्या होगा, फ्रिक्शन अगर जीरो लग रहा होगा, फ्रिक्शन जीरो का, तो मिनिमम वैल्यू इसकी n के इक्वल हो जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n के इक्वल। तो ये फोर्स हो जाएगा जो ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर लगा रही होगी। ठीक है, you get resultant force applied by a surface on the object। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू ध्यान देना, और मिनिमम क्या हो जाएगी, जब फ्रिक्शन जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम मिनिमम लिख सकते हो तुम चाहो। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। इसके अलावा एक और एंगल होता है हमारे पास, इसको भी लिख लेते हैं, वो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है जैसे मान लो कोई ये इस तरह से कोई प्लेन है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, अब तुम क्या कर रहे हो, इसको ऐसे किसी मतलब यहाँ से फिक्स कर दिया और इसको ऊपर से उठाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको इंक्लाइन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। अब एक कंडीशन आएगी जब ये जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा, ये जो मार्कर है जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा, और ज्यादा अगर मैंने बढ़ा दिया तो ये स्लिप हो जाएगा। तो जब ये जस्ट अबाउट टू स्लिप होता है, मतलब स्लिप नहीं हो रहा है, जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो इस कंडीशन में ये इंक्लाइंड प्लेन इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज। इसको ऐसे क्या होता है, समझ लो जैसे ये सरफेस है, ठीक है, अब इसको तुमने ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे इसको फिक्स करके इस साइड को ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, और ये इस कंडीशन में आ गई। ठीक, अब इससे तुमने थोड़ा सा और ऊपर ज्यादा उठा दिया, अगर इससे और ज्यादा उठा दिया, थोड़ा सा भी उठाया, तो ये क्या करने हो जाएगा, स्लाइड होने लग जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ पर, ये है जस्ट अबाउट टू स्लिप, ठीक है, और जस्ट अबाउट टू स्लिप मतलब जस्ट अबाउट टू मूव, और जस्ट अबाउट टू मूव के केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इसको लिमिटिंग कंडीशन भी बोल सकते हो, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बोल दो, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में। तो इस केस में जो ये एंगल होगा इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, फाई से इसको नोट कर देंगे, तो इसमें लिख देंगे when inclination of a plane is gradually increased
then at a certain angle, object on the inclined plane is just about to slip, limiting equilibrium. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा हो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जस्ट अबाउट टू स्लिप, देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन is called angle of repose। तो ये जो एंगल बना होगा ये एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन होगी मतलब जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो इंक्लाइंड प्लेन जितना एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो कैसे, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इधर लग रहा होगा mg sin थीटा जिसकी वजह से स्लिप होना जा रहा होगा, या फाई sin फाई, इधर लग रहा होगा इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन fl, इधर लग रहा होगा इस पे क्या mg cos फाई, और इधर नॉर्मल रिएक्शन, बस ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg cos फाई के, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ये मूव नहीं कर रहा मतलब इक्विलिब्रियम जितना फोर्स इधर लगा है उतना कर रहा है, मतलब जो mg sin फाई है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, fl के, fl मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू एस m के, और m किसके इक्वल है, m इक्वल है हमारा mg cos फाई के। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, mg और mg कैंसिल हो जाएगा, cos फाई को इधर ले आओ तो sin फाई अपॉन cos फाई, tan फाई, तो tan फाई का वैल्यू म्यू s के इक्वल। तो यहाँ पर भी वैसे ही आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, तो यहाँ से पता क्या कर सकते हैं, अगर मुझे एंगल पता है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है, अगर दोनों वैल्यू पता है, जैसे मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसका मुझे एंगल पता है थीटा कितना है, मुझे म्यू एस पता है कितना है, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मुझे पता चल जाएगा कि स्लाइड हो रहा है या स्लाइड होने की कंडीशन में है, ये स्लाइड नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, मैं क्या करूंगा, म्यू एस मेरे पास, उससे पहले फाई निकाल लूंगा, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। अगर थीटा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन फाई है, इस प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। अगर ये इसके इक्वल आया तो मुझे पता चल जाएगा कि इस केस में जो फ्रिक्शन लगा है कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और अगर ये लेस देन आया फाई से, तो इसमें मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये स्लाइड नहीं होगा, अभी फ्लाइट नहीं होगा। स्लाइड करने के लिए इसका इंक्लिनेशन और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्लाइड नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है एक्सटर्नल फोर्स की। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर वो लग रहा होगा mg sin थीटा, इधर लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के mg sin थीटा के। तो जब थीटा लेस देन फाई होगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स से। ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रखेंगे एंगल ऑफ रिपोज की हेल्प से, स्लाइड करेगा नहीं करेगा कौन सी कंडीशन में, तो उसका बताना एंगल ऑफ रिपोज से चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो कौन सी चीज इजी होती है, पुश एंड पुल।
किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, दोनों में से क्या चीज इजी होता है? पुश करना इजी होता है, पुल करना इजी होता है, उसको समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो देखो समझते हैं। सबसे पहले हम पुश के बारे में देख रहे हैं। तो ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास लेते हैं m। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, जैसे खड़े हुए हैं तो टेबल को पुश कर रहे हैं तो हम ऐसे फोर्स लगेंगे, मेरे हाथों से मैं इसको ऐसे फोर्स लगूंगा एक एंगल पे, ये इस तरह से एंगल जाएगा, ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, सीधा फोर्स ही लगाते हैं, ऐसे बैठ कर ऐसे फोर्स नहीं लगाते, हम खड़े रहते हैं और थोड़ा झुक के आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ऐसे इसके ऊपर भी क्या लगेगा, पुश करेंगे तो ऐसे फोर्स लगेंगे इसके ऊपर किसी एंगल पर। ये मान लो ऐसे फोर्स अप्लाई किया हमने, ये हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा एंगल बना रहा है और एफ फोर्स हमने अप्लाई किया, पूरी ताकत से इतना फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है इसको मूव करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जो ये फोर्स है इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। देखो कैसे, ये हो गया हमारा, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। तो देखो ये फोर्स का एक तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आएगा, इधर वो आएगा एफ कॉस थीटा, तो इधर तो लगा होगा एफ कॉस थीटा, और एक इसका इस डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा इसे नीचे की तरफ, वो जाएगा एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ एफ साइन थीटा लगेगा, तो उसको एफ साइन थीटा को मेरे बनाना है, ये हो गया एफ साइन थीटा। और कौन से फोर्स लग रहे होंगे, और लग रहा होगा यहाँ पर एक mg लग रहा होगा इसका, और इसकी वजह से सरफेस ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और हम कंडीशन ले रहे हैं कि जस्ट अबाउट टू स्लिप, मतलब स्लिप होने ही वाला है, तो स्लिप होने वाला है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगाना है हमें। ठीक, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो देखो जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन ले रहे हैं, जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो m की वैल्यू mg प्लस f sin थीटा के इक्वल होगी। इस डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, ऊपर लग रहा है m, नीचे लग रहा है mg प्लस f sin थीटा, तो m की वैल्यू हो गई mg प्लस f sin थीटा। और ये इधर और ये इस तरफ लग रहा है, मूव नहीं कर रहा तो इसका वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब f cos थीटा इसके इक्वल है fl के। fl को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू एस एन के, और m का वैल्यू क्या है ये, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, f cos थीटा म्यू एस और m की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो जैसे देखिएगा f cos थीटा इक्वल्स टू म्यू एस और m की वैल्यू है मेरे पास mg प्लस f sin थीटा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये म्यू एस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये म्यू एस एफ साइन थीटा इसको उठाकर इधर ला रहा हूँ। तो देखो ये ऐसा दिखेगा एफ कॉस थीटा, ये म्यू एस एफ साइन थीटा इधर आएगा माइनस हो जाएगा म्यू एस एफ साइन थीटा, इधर क्या बचेगा म्यू एस एम जी। इन दोनों में एफ कॉमन आ जाएगा, एफ कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, उसको अपॉन में ले आएंगे इधर, तो एफ की वैल्यू ऐसे दिखेगी, तो एफ इक्वल्स टू म्यू एस एम जी अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। इतना फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए, पुश करने के लिए। तो पुश करने के लिए इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, इससे जैसे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा मूव होने लग जाएगा, तो पुश करने के लिए इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं पुल करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पुल करते हैं, ठीक है, तब भी वो सर्टेन एंगल पे करते हैं, एंगल पे। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो ऐसे अपनी तरफ, तो यार रस्से से बांध के किसी से भी खींच रहे होंगे तो किसी एंगल पे खींचते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं खींचते कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर वाली चीज को नहीं खींच रहे, ग्राउंड पे रहकर चीज को खींचना, तो खींचेंगे तो उसको भी एंगल पे खींचेंगे। ठीक है, ऐसे ये एंगल बनेगा। जैसे कोई भी टॉय कार होती है, तो कोई बच्चा और रस्सी से बांध दिया उसको और उसको ऐसे
रस्सी से खिसकाता है घुमाते हुए, तो ऐसे एंगल पे रस्सी होती है, ये टॉय कार होगी एंगल पे, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें भी फोर्स जो लगेगा वैसे लगेगा किसी एंगल पर थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर बनेगा एफ कॉस थीटा, एक ऊपर जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसको ऐसे देख लेते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक, इधर लगेगा एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ लगेगा एफ साइन थीटा, और कौन से फोर्स लग रहे हैं, इधर लगेगा mg, नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा ऊपर, ठीक है, और इस डायरेक्शन लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उधर मूव करना चाह रहा है, तो जिस डायरेक्शन मूव करना चाहता है फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगा दो। अब देखो कोई मूव नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम में, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे, तो ऊपर कौन सा लग रहा है, एक तो n लग रहा है और एक f sin थीटा लग रहा है, तो n प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू mg, n प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से n की वैल्यू रहेगी mg माइनस f sin थीटा, तो ये आ गया नॉर्मल वेरिएशन, और जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, f cos थीटा की वैल्यू इसके इक्वल होगी, fl के इक्वल, f cos थीटा इक्वल्स टू fl, और fl को क्या लिख देंगे हम, mu s n, और n की वैल्यू पुट कर देंगे, mg माइनस f sin थीटा। अब देखो mu s को मल्टीप्लाई करेंगे, mu s mg mu s f sin थीटा, ये माइनस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो इधर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा, f cos थीटा प्लस mu s f sin थीटा इक्वल्स टू mu s mg। मुझे f की वैल्यू निकालनी है, f इक्वल्स टू क्या आएगा, cos थीटा प्लस mu s sin थीटा अपने रहेगा, तो f इक्वल्स हो जाएगा mu s mg अपॉन cos थीटा प्लस mu s sin थीटा। तो मुझे मिनिमम इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, पुल करने के लिए इतना, पुश करने के लिए इतना, दोनों कंपेयर करो, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर cos थीटा में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, माइनस हो रही है, तो ये वाली वैल्यू कम है, जब अपॉन वाली वैल्यू कम होती है तो टोटल वैल्यू होती है वो ज्यादा आती है, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, और यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अपॉन वाली वैल्यू जब ज्यादा होती है तो टोटल वैल्यू कम आती है, इसको ऐसा समझ सकते हो, जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया तुमने, और 10 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो जो वैल्यू कम होगी, अपॉन वाली वैल्यू कम होगी, ज्यादा आएगा, और जब अपॉन वाली वैल्यू ज्यादा आएगी तो कम आएगा आंसर। तो यहाँ पे ये वाला फोर्स कम है, एफ पुल जो है वो कम है, इससे एफ पुश जो कर रहा है उससे, तो इसका मतलब पुश करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उसी सेम ऑब्जेक्ट को अगर पुल करना है तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं साइकिल पर, तो उससे क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, पहले नॉर्मल रिएक्शन ऐसे प्लस हो रहा था, पुश वाले केस में इसमें कम हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। तो फ्रिक्शन कम करने का तरीका होता है, क्या होता है कि अगर हम कैसे न कैसे करके नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज कर दें, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए पुल करना इजी होता है। तो जितने भी तुम कार्ट देखते हो, हॉर्स कार्ट, बुल कार्ट, कैमल कार्ट, ये जितने भी जैसे बैलगाड़ी वगैरह जो भी होती है, तो उसमें हमेशा वो आगे की तरफ ही होता है, हॉर्स जो होगा, बुल जो होगा वो आगे की तरफ होगा, ठीक, कार्ट पीछे की तरफ होगी और उसको इजीली पुल कर देगा। ऐसे नहीं देखोगे कहीं पर भी तुम कि ये कार्ट है, इसको हॉर्स पीछे से पुश कर रहा है, ये बुल पीछे से पुश कर रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पुश करना जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पुल करना इजी होता है। तो अब देखते हैं उस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, तुम भी ट्राई करना पहले। Question: a block of mass 2 kg
slides down an inclined plane. Plane which makes an angle of 30 degree with horizontal ठीक है. The coefficient of friction is √3/2. फर्स्ट इससे पूछा है what force must be applied to the block so that block moves down the plane without acceleration. और second है what force should be applied to the block so that it can move up without any acceleration. ठीक है. तो एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √3/2 दिया हुआ है. दो क्वेश्चन है कि उसको स्लाइड डाउन करना, नीचे की तरफ स्लाइड करवाना है, तो कितना फोर्स उस पर अप्लाई होना चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन. विदाउट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से. विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब ये भी होता है कि उसको नेट फोर्स 0 लगना चाहिए. विदाउट एक्सेलरेशन का नेट फोर्स 0. और फिर कितना उसको इंक्लाइन प्लेन को ऊपर की तरफ मूव करवाना है विदाउट एक्सेलरेशन, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो इस टाइप का क्वेश्चन है. तो दोनों को सॉल्व करते हैं. तो देखो कभी कभी क्वेश्चन में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है, ऐसा नहीं लिखा होता कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, खाली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो इस केस में हम म्यू एस और म्यू के दोनों को बराबर रखते हैं. ठीक है. अगर वो स्लाइड कर रहा होगा तब √3/2 रुका हुआ रहेगा, तब भी √3/2, मतलब म्यू एस और म्यू के सेम मान लेंगे. अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो √3/2 को म्यू एस भी ले सकते हैं और म्यू के भी ले सकते हैं, दोनों ले लेंगे. ठीक है. तो देखो यहाँ पर ये इस तरह से इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एंगल, ये ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, मास है इसका 2 kg. ठीक है. और म्यू की वैल्यू दी हुई कितनी, √3/2. तो पहले चेक करेंगे कि ये स्लाइड होने की कंडीशन में या नहीं है. ठीक है. मतलब ये एंगल जो है एंगल ऑफ इक्वल से ज्यादा है कम है. तो फाई की वैल्यू बता सकते हैं, फाई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो tan इनवर्स √3/2. ठीक है. तो देखो tan 30 डिग्री होता है हमारा, वो होता है कितना, 1/√3. ठीक है. 1/√3 मतलब 1.1.73, 0.57 के आसपास इतना गुजरा है ये. ठीक है. और tan 45 डिग्री अगर देखेंगे तो 1 के इक्वल होता है वो. और ये जो वैल्यू √3/2, √3 मतलब 1.72 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 0.86 के आसपास. तो ये 1 और 0.57 के बीच में 0.86, समझना 1 और 0.57 के बीच 0.86. तो अगर मैं tan इनवर्स √3/2 निकालूंगा तो ये जो एंगल आएगा फाई का वैल्यू, ये 45 से 30 के बीच में होगा. 45 से 30 के बीच में होगा. ये 40 डिग्री के आसपास हो सकता है कुछ वैल्यू. ठीक है. तो ये वाली वैल्यू 40 डिग्री के आसपास हो चाहिए ऐसे मान. तो जो एंगल ऑफ फ्रीफॉल है 40 डिग्री, मतलब अगर ये इंक्लिनेशन 40 डिग्री होता तो ये जस्ट अबाउट टू स्लिप होता. अगर 30 डिग्री है तो मतलब ये अपने आप स्लिप नहीं होगा.
अब इसको स्लिप करवाना है तो इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, स्लिप करवाना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसको अगर हमने डाउनवर्ड मूव करवाना है, इसको अगर हमें डाउनवर्ड मूव करवाना है तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर देखो mg sin थीटा तो पहले से लगता है इसके ऊपर, इधर लगता है mg cos थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लगा होगा, इस तरह मोशन करवाना। अब मोशन करेंगे मुझे डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, F की वैल्यू। तो डाउनवर्ड स्लाइड जब होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। और हमें क्या करना है, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब जितना फोर्स इधर लगा उतना उधर। तो पहले तो फ्रिक्शन को लिख लेते हैं। फ्रिक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, देखो म्यू m के इक्वल और m की वैल्यू mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा ये तो हो गया हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। और फिर देखते हैं जितना फोर्स इधर उतना इधर, तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg sin थीटा लगता है और एक f लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, स्मॉल है। तो f प्लस mg sin थीटा इक्वल्स टू f की वैल्यू दे दी हमारे पास f माइनस mg sin थीटा, ठीक है। ये हो गया म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, पहले पुट कर दो म्यू की वैल्यू √3/2, ठीक है। mg दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ऐसे लिख रहा है म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू mg cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 mg, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 तो 1/4 इनटू 20, तो ये अप्रॉक्स 5 न्यूटन आ जाएगा। जब g का वैल्यू 9.8 लेंगे तो 4.9 आ जाएगा। तो ये फोर्स आ गया। इसको डाउनवर्ड स्लाइड करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम फोर्स, या विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना है तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 5 न्यूटन का डाउनवर्ड। तो पहले वाले का आंसर सही हो गया। सेकंड वाले में हमें मूव करवाना है किस तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मूव करवाना है तो फोर्स भी लगाना पड़ेगा किस तरफ, ऊपर की तरफ, तभी ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं तो नीचे फोर्स लगा के ऊपर चल जाएगा, ठीक, ऊपर ही लगाना पड़ेगा फोर्स। अब देखो स्लाइड होगा किस तरफ, ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन लगेगा किस तरफ, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड होना चाह रहा है, ऊपर की तरफ स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट किस तरफ स्लाइड होना चाह रहा है या किस तरफ स्लाइड हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगी। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा हमेशा, तो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ। अब सब कुछ सेम है, होगा क्या यहाँ पर, यहाँ से चेंज कर देंगे इसको, क्या करेंगे चेंज। अब जितना फोर्स ऊपर लगा तो नीचे तो f की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास सीधी mg sin थीटा प्लस f, और f की वैल्यू म्यू mg cos थीटा, फिर mg कॉमन, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, sin थीटा sin 30 डिग्री 1/2, इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू √3/2, 3/4 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 25। तो ऊपर की तरफ मूव करवाना है तो 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे की तरफ मूव करना है 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखना फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाना भी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन हमेशा जिस तरफ स्लाइड होना चाह रहा है या स्लाइड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन कर लगाएंगे, ऊपर स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन है अ ब्लॉक ऑफ मास
1 kg sits on an incline as shown in figure. इसमें भी दो क्वेश्चन है. ए, व्हाट मस्ट बी frictional force between block and incline if the block is not slide along the incline. When the incline is accelerating to the right, at 3 meter per second square. ठीक है, एक तो इक्वेशन में. दूसरा, what is the least value mu s can have for this to happen? कि mu s की वैल्यू निकालें, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और स्लाइड नहीं करना चाहिए. डायग्राम है इस तरह से, इंक्लाइन पे सिट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इंक्लाइन. ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, 1 kg मास है इसका, और इधर एक्सेलरेशन ए. ठीक है, और एंगल है 37 डिग्री. तो ये सब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में. और क्या दिया है, ये इंक्लाइन है खुद एक्सेलरेट कर रहा है. ये इंक्लाइन प्लेन है, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, और ये 1 kg का जो ब्लॉक है इस इंक्लाइन के ऊपर स्लाइड नहीं होना चाहिए. स्लाइड नहीं होना चाहिए तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा ब्लॉक और इसके बीच में, दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा जिससे स्लाइड ना हो. ठीक, इसको देखते हैं. तो ये थोड़ा सा इसमें एक्सेलरेशन वाला पार्ट आ गया. तो इससे देखो क्या मिलेगा मुझे, इसको मैं आपको कर देता हूँ. अब देखो यहाँ पे हमें म्यू एस वगैरह कुछ दिया हुआ है नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे चेक करने वाली तो बात बनती नहीं है कि चेक करें या नहीं करें. ठीक है, बस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बतानी है जिससे ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए. अब देखो और कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक तो इधर लगता है एम जी साइन थीटा. ठीक है, तो एम जी साइन 37 डिग्री इधर लग रहा है. ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा फोर्स इधर लगता है हमारा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस 37 इधर लग रहा है. अब इसके अलावा देखो और कौन कौन से फोर्सेस होंगे. इसके अलावा फोर्स होगा एक हमारा, देखो ये पूरा सिस्टम जो है, ये जो वेज है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. और इस एक्सेलरेटिंग वेज के ऊपर रखा हुआ है क्या, ब्लॉक. तो इसका मतलब ये हो गया एक्सेलरेटिंग सिस्टम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इसके ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक. तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा, एक लगेगा शूडो फोर्स. इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा क्या, शूडो फोर्स लगेगा. किस डायरेक्शन लगेगा, एक्सेलरेट इधर कर रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ इस पे लगेगा क्या, शूडो फोर्स. कितना, m into a. कितना शूडो फोर्स लगेगा, m into a. ठीक है, a का वैल्यू मेरे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इधर इतने से एक्सेलरेट कर रहा है, m into इधर फोर्स लगेगा. अब इसके भी कंपोनेंट बना सकते हैं. एक कंपोनेंट आएगा इसका इस तरफ, कितना, एम ए. ठीक है, ये 37 है, ये भी 37 डिग्री होगा, एम ए साइन कॉस 37. और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, एम ए
साइन 37। अब चेक करते हैं पहले कि स्लाइड किस डायरेक्शन में कर रहा होगा, या कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखो स्लाइड होगा प्लेन के अलोंग, तो प्लेन के अलोंग स्लाइड होगा तो नीचे की तरफ लग रहा है कितना mg sin 37 और ऊपर की तरफ लग रहा है ma cos 37। पहले देखते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ma cos 37 अगर मैं देखता हूं तो m1 a3 cos 37 होता है हमारा 4/5। ट्रायंगल का और निकाल लोगे तो ये आएगा हमारा 12/5। और mg sin 37 देखते हैं तो mg sin 37 ये कितना आएगा, m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10, sin 37 3/5। तो ये आएगा मेरे पास कितना 6 न्यूटन। इसको चेक करेंगे तो ये आएगा 2.4 और ये आ रहा है 6। तो पता चल रहा है ऑब्वियसली किसकी वैल्यू ज्यादा है, mg sin 37 ज्यादा है। mg sin 37 ज्यादा है तो मतलब किस तरफ स्लाइड होना चाहेगा, नीचे की तरफ स्लाइड होना चाहेगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इस तरफ फोर्स ज्यादा है, इस तरफ फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगी। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा। तो उसके लिए पहले चेक करेंगे कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव होना चाह रहा है। तो जिस तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा होगा उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव होना चाह रहा होगा। तो ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस तरफ मूव होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। हमें निकालना है फ्रिक्शन की वैल्यू जिससे स्लाइड नहीं करे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइड नहीं करे मतलब जितना फोर्स ऊपर लगे उतना नीचे लगा देते हैं। तो ऊपर की तरफ ma cos 37 और f और नीचे mg sin 37। तो ma cos 37 प्लस f इक्वल्स टू mg sin 37। f की वैल्यू देगी mg sin 37 माइनस ma cos 37 और इनकी वैल्यू निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू है 6, इसकी 2.4, 6 माइनस 2.4 ये हो जाएगा हमारा 3.6 न्यूटन। इतना मुझे फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ये इतना फ्रिक्शन लगेगा सरफेसेस के बीच में, तब ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये शूडो फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट है। शूडो फोर्स नहीं लगा हो तो आंसर तुम्हारा गलत आएगा, तुम आंसर 6 न्यूटन लिख दोगे फिर, क्योंकि इधर 6 लगेगा तो ऊपर भी तुम 6 लगा दोगे। पर यहाँ पर जब ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो जहाँ पर भी सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो उसके ऊपर कोई ब्लॉक लगा हो तो शूडो फोर्स लगाना वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शूडो फोर्स का ध्यान रखना। तो यहाँ पे शूडो फोर्स लगेगा इसका इस तरफ, एक्सेलरेशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है इस तरफ। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर। इधर वाला ma 37 इधर ma cos 37 और नीचे वाला ma sin 37। तो फिर चेक करेंगे इसमें से कौन सा ज्यादा है। ये ज्यादा है तो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन की वैल्यू ये आएगी 3.6 न्यूटन। ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, दूसरे वाले पार्ट में पूछा है हमसे कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो म्यू की वैल्यू के लिए हम f इक्वल्स टू म्यू n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, जितना नीचे लग रहा होगा तो नीचे कौन कौन से लग रहा है, एक तो ma sin 37 लग रहा है और एक mg sin cos 37 लग रहा है। ये और ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, तो नीचे लिख लो इसको। तो ये इसकी वैल्यू रहेगी mg cos 37 प्लस ma sin 37। ठीक है, m कॉमन आ जाएगा, m को बाहर ले लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, g का वैल्यू 10 लेते हैं, cos 37 4/5, e का वैल्यू 3, sin 37 3/5। तो ये 40 और ये 9 49/5 और ये f की वैल्यू आई थी हमारी 3.6 न्यूटन। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितना 3.6 into 5/49। इसको ऊपर करेंगे सॉल्व तो 5 into 3.6 ये हो जाएगा 18/49। तो ये अप्रोक्स अगर लिखना चाहें तो अप्रोक्स लिख सकते हैं इसको हम 0.3 ठीक है 6 के आसपास 0.36। म्यू की वैल्यू अप्रोक्स 0.36 के आसपास रहेगी। तो ये हमारा अप्रोक्स आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या है, ये एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका ध्यान देना, शूडो फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसका।
फ्रिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह से कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक बड़ा ब्लॉक है, ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसका मास है m1। ठीक है, और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, उसका मास है m2। ये सरफेस के बीच में फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है और यहाँ पर फ्रिक्शन म्यू है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ पर नहीं है। इससे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम F। क्वेश्चन पूछा है व्हेन फोर्स F applied on M1 and there is no friction between M1 and surface and the coefficient of friction between M1 and M2 is mu. What should be the minimum value of F so that there is no relative motion between M1 and M2। क्वेश्चन है यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। F की मिनिमम वैल्यू कितनी हो, F कितना मिनिमम वैल्यू में फोर्स अप्लाई करूँ ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करे, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, F का मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे सिस्टम का एक्सेलरेशन, सिस्टम कितने से एक्सेलरेट कर रहा हो। F फोर्स लग रहा है तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक साथ आगे रहेगा, पूरा का पूरा एक साथ आगे रहेगा, पूरा का पूरा एक साथ आगे जाएगा। मास m1 और m2 एक साथ आगे जाएंगे। एक्सेलरेशन में बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम A इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। इतने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम कर रहा है एक्सेलरेट और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो एक्सेलरेटिंग सिस्टम में m2 रखा हुआ है। जब एक्सेलरेटिंग सिस्टम में m2 रखा हुआ है, m2 के ऊपर क्या लगेगा, शूडो फोर्स। तो यहाँ पर एक्सेलरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे शूडो फोर्स लगेगा, किस तरफ, इस डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगेगा। इसके ऊपर कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस शूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करना चाहेगा, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर क्या करना चाहेगा, स्लाइड करना चाहेगा। पर यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा, इस तरह क्या लगेगा, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्लाइड कम नहीं करेगा, फ्रिक्शन किसके इक्वल हो, M2A के, F इक्वल्स टू M2A। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम M1 प्लस M2। ठीक है, और यहाँ पर ये F जो होगा इसको म्यू इनटू n लिख देंगे। n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल, m2g m2f अपॉन m1 प्लस m2। ये f की वैल्यू है म्यू m1 प्लस m2 इनटू f m2g। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इसका आंसर हो गया F इक्वल्स टू म्यू m1 प्लस m2 g। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि शूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ, आगे की तरफ हमें फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो ये इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फिगर, तो डायरेक्ट डायग्राम बना लेते सीधा। ये इस तरह से कार्ड है, ठीक है, ये एक एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ठीक, और यहां पर रखा हुआ है एक ब्लॉक ए, ठीक है, ए ब्लॉक है और इसका मास है m मान लेते हैं। इसमें हमसे पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, इस केस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इसमें फाइंड करना है मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड so that the block A does not fall, ब्लॉक ए नीचे नहीं गिरे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्ड अभी एक्सेलरेशन से आगे ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये रुका हुआ होता तो क्या होता है, इसको नीचे की तरफ mg रखता तो mg की वजह से आ जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कोई शूडो फोर्स नहीं लगता इसके ऊपर। और जब ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेटिंग सिस्टम में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर लगेगा एक शूडो फोर्स किस तरफ, इस तरफ, कितना m इंटू ए के इक्वल, इस पे शूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए के इक्वल, क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग सिस्टम है तो इसके ऊपर शूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है। अब ये शूडो फोर्स क्या करेगा, शूडो फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये ब्लॉक पर इधर फोर्स लग रहा है, सरफेस पे चिपकेगा तो सरफेस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और जब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन। अब ये नीचे फॉल होना चाह रहा है, नीचे गिरना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा दो, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन के इक्वल, ठीक है। हाँ, मिनिमम एक्सेलरेशन बताना है, इससे गिरे नहीं, तो गिरने के लिए क्या होना चाहिए, इसका और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, mg की इक्वल, इसको लिख सकते हैं म्यू n इक्वल्स टू mg, और n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, शूडो फोर्स के इक्वल, ma के इक्वल, mm कैंसिल तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी g बाय a एटलीस्ट, तो सॉरी म्यू की वैल्यू नहीं बतानी है हमें a की वैल्यू बतानी है, a इक्वल्स टू g बाय म्यू। तो कम से कम इतना इसका क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, इतना एक्सेलरेशन होगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे स्पीड से अगर मूव करूंगा, देखो ये स्पीड से मूव करूंगा तो नीचे नहीं गिरेगा, ये सीधा खड़ा हुआ है, ये मेरे हाथ पे चिपका, अगर मैं ऐसा रखूंगा तो नीचे गिर जाएगा, पर मैं हाथ को जब स्पीड से मूव करूंगा तब ये नीचे नहीं गिरता, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट जब करता हूँ मेरे हाथ को तो इस पर लगता है शूडो फोर्स, वो शूडो फोर्स इसको नीचे स्लिप नहीं होने देता। तो ऐसे यहाँ पर भी इसका एक्सेलरेशन बताना है जिससे ये स्लिप नहीं हो, तो यहाँ पर ये mg की वजह से नीचे आना चाहिए, बट यहाँ पर अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो नीचे नहीं आएगा, और फ्रिक्शन किसके बिना नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन के बिना नहीं होता, तो नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से मिलेगा, शूडो फोर्स से, तो शूडो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन से फिर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, उसके वेट को, तो ये एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा g बाई म्यू के इक्वल, एटलीस्ट इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए तो नीचे नहीं गिरेगा, अगर कम एक्सेलरेशन होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल है, उनको हम कर सकते हैं, और तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें वही हमारे एनसीईआरटी की बुक में, एग्जाम्पलर की बुक में, रेफरेंस से कर सकते हो, कोचिंग के मटेरियल से कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में भी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, तो उनको सॉल्व करना है तुम्हें, और जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह जो भी आते हैं तो उनको तुम पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और डाउट्स को पूछना, ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम, ओके, थैंक यू।